नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोटा से। निसंतानता के क्षेत्र में मैं पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और विभिन्न निसंतानता से जुड़ी सेवाएं दे रही हूँ नियमित रूप से। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने आए हैं जिस टॉपिक पे बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि निसंतानता का इलाज किसको लेना चाहिए या किसको कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हमें ये नहीं पता होता कि क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्या मुझे इलाज शुरू करना है, क्या मेरा ये सही टाइम है जाने का। तो मैं इन सारी चीज़ों का जवाब दूंगी आज इस सीरीज़ में, और मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हम लोग ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हर टॉपिक के बारे में पहले से बताया जाएगा कि अगले बार हम क्या कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करिए और आगे के आगे है ना समझिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया गया है 9411494151 पर कांटेक्ट करना है और मैं आपका कंसल्टेशन फिक्स करूँगी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि किसको निसंतानता की ट्रीटमेंट चाहिए और कब शुरू होना चाहिए ट्रीटमेंट का सही टाइम। तो सबसे पहली चीज़ है कि निसंतानता कब कहते हैं। तो कोई भी दंपत्ति जो कि नियमित रूप से 1 साल साथ रहा हो, हस्बैंड वाइफ, और नियमित उनके संबंध रहे हों, और उसके निरंतर प्रयास के बाद भी 1 साल के बाद भी अगर उनको संतान उत्पत्ति नहीं होती तो उनको इनफर्टिलिटी के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। फर्टिलिटी क्लिनिक या इनफर्टिलिटी क्लिनिक दोनों एक ही चीज़ होती हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी जांचें करवा सकते हैं। अब ये एक मोटा मोटा वो है कि आपका 1 साल हो गया, पर आजकल जिस तरह से देखा गया है उम्र, तो अगर कोई 30 प्लस का है तो उसके लिए ये चीज़ अलग रहेगी, और अगर कोई 30 से कम का है, 30 ईयर्स से कम एज है, तो डेफिनेटली उसको हम, अगर 30 से कम है तो 1 साल डेफिनेटली वो रुक सकता है। लेकिन आजकल जो उम्र बढ़ गई है शादी की, सपोज़ जो कपल है वो 30 प्लस का है, यानी वाइफ 30 प्लस में है, तो डेफिनेटली उनको 1 साल की जगह 6 महीने ही कोशिश करना चाहिए, और 6 महीने के बाद उनको डॉक्टर के पास जाके जांच कराना चाहिए अपनी। इसको फर्टिलिटी प्रोफाइल बोलते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने डॉक्टर के पास गए, मिले और अपनी फर्टिलिटी प्रोफाइल कराई। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या मामूली सी प्रॉब्लम है, छोटी मोटे इलाज से ही फ़ायदा हो जाता है और पेशेंट को संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे बहुत से मरीज़ होते हैं जहाँ पे 1 साल भी ना रुका जाए, वो कौन? तो ऐसी महिलाएं जिनको नियमित रूप से मासिक नहीं आता, यानी कि चढ़ के आता है, तो ऐसी बहुत सी आजकल महिलाएं हैं जिनको पीरियड 28 या 30 दिन में नहीं आता, जिनको 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी चढ़ जाता है। तो ऐसी महिलाएं, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। ये यूजुअली जो देखा गया है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट होते हैं जहाँ पे ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है और पीरियड चढ़ के आता है। इन सारी बीमारियों के बारे में हम विस्तार से अपनी श्रृंखला में बात करेंगे, पर अभी मैं मोटा मोटा कवर करती हूँ कि जिन महिलाओं को नियमित रूप से महीना नहीं आता, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं जिनके चढ़ के आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो कारण निकलता है वो पीसीओडी निकलता है। इसी का अपोजिट अगर देखें तो ऐसी महिलाएं भी होती हैं जहाँ पे महीना बहुत कम आता है, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया या स्कैंटी मेंसेस। मरीज़ कहता है कि मुझे तो खुल के महीना दिखता ही नहीं है, मुझे बहुत कम महीना आता है, मुझे एक आध पैड ही लेना पड़ता है, मुझे खुल के नहीं आता, या फिर मुझे 1-2 दिन ही आता है। तो उनकी एज के अकॉर्डिंग वो पीरियड का जो समय है वो कम है, जो दिन है वो कम आ रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों को भी हमें डॉक्टर से जाके मिलना होता है, फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट कोई भी। फिर आते हैं कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अक्सर हेयर लॉस की कंप्लेंट, हेयर सिर के बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया की कंप्लेंट है। और दूसरा, हाथों पे जो बाल हैं, जो थिक हेयर्स होते हैं, डार्क ब्लैक
थिक हेयर्स और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, पैरों पे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन जो आईब्रोज होती हैं वो बहुत डार्क एंड थिक होती हैं, एंड दे रिक्वायर रेगुलर थ्रेडिंग, यानी कि आपको हर महीने पार्लर जाके उसको सही कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा, या फिर अक्सर पार्लर वाले ये कहते हैं कि आपके तो है ना बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं आईब्रोज। तो हिर्सुटिज्म एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें ये इन्फॉर्म करती है कि इस पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अक्सर जो पेशेंट हिर्सुटिज्म के होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड ओबेसिटी मिलती है और एसोसिएटेड इर्रेगुलर पीरियड्स मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रही होती हैं। तो ये पेशेंट्स को हो सकता है कि साल भर भी वेट ना करें और ये डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनकी किसी कारणवश शादी लेट हुई है। सो आजकल मैरिजेस की जो एक एवरेज एज मानी जा रही है दैट इज़ 28 से शुरू होती है, 32, 33। तो 32, 33 या 34 वाला जो पेशेंट है, जो दंपति है, वो एक साल नहीं वेट करेगा। बहुत सी महिलाओं का ये कहना होता है कि अगर हम एक साल नहीं वेट करेंगे तो हमने शादी बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी करी है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, है ना। पर इसमें दो चीज़ें हैं, आप एक साथ दो नावों में सवार होकर नहीं चल सकते। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट, वेदर इन फ्यूचर भी आपको बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इसका तरीका है, आप अपना कैरियर ओरिएंटेड हो, वेरी गुड, आप अपना कैरियर को पूरी तरह से फुलफ़िल करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करें। पर ऐसे जो महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि हम इतनी जल्दी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तो डेफिनेटली उनको उनका फर्टिलिटी स्टेटस चेक कराना चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं होता ज़्यादा। फर्टिलिटी स्टेटस में कुछ जांचें होती हैं जो मासिक के दूसरे तीसरे दिन करी जाती हैं, जिन्हें हम जैसे सीरम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रेडियोल लेवल्स, सीरम AMH, थायराइड लेवल्स, प्रोलैक्टिन लेवल्स, ये कुछ मोटे मोटे लेवल्स देखते हैं जिसमें ये पता चले कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे है, आपका स्टेटस क्या है फर्टिलिटी का, क्या अंडों की गुणवत्ता है, क्या वो एडिक्वेट हैं उस एज के अकॉर्डिंग। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको आगे बढ़ने के लिए आप वेट कर सकते हैं। पर ऐसी कोई महिला जहाँ पे ये डिक्लाइन हो रहा है, ये नीचे जा रही हैं सारी वैल्यूज़, तो वहाँ पे, और आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी हर चीज़ है। द ओनली थिंग इज़ कि अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे पास है अवेलेबल, पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो है सोशल एग फ्रीजिंग। आज की तारीख में किसी भी महिला जो अपना प्रोफेशन को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हैं, वो सोशल एग फ्रीजिंग पे जा सकती हैं। इसमें आप अपनी यंग एज में 26 to 34 मान के चलें, आप उस एज में अपने एग्स को हार्वेस्ट करके उसको फ्रीज़ करवा के रखवा सकती हैं थ्रू IVF। इट इज़ ओनली फ्रीजिंग ऑफ एग्स, इट इज़ नॉट एनीथिंग वेरी कम्बर्सम या बहुत ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल हो। ये पिछले 15-20 साल से मेट्रोज़ में तो फॉलो होती है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होती है, लेकिन पहले हमारे यहाँ की महिलाएं इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थी, तो कैरियर वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम। आज की तारीख में कैरियर को देखते हुए तो जो भी लड़कियां हैं जो लेट शादी करना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अपने एग्स फ्रीज़ करा के उनको बैंक में रखवा दें। उस साइड बैंक होता है, हर IVF सेंटर में होता है, वहाँ रखवा सकते हैं और जब भी आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका एक प्रूफ हो गया, आपके पास एक एसेट हो गया कि आपके डिपॉजिटेड एंड यू डोंट हैव टू वरी, कि आपको प्रेशर नहीं होगा कि आपको ये बच्चा इतने टाइम से पैदा करना है। तो अगर ये नहीं भी कराया तो कोई भी महिला अगर 30s में है तो उसको वेट नहीं करना चाहिए, उसको फर्टिलिटी प्रोफाइल कराना चाहिए। अगर कोई 30 से कम है तो शी कैन वेट फॉर एन ईयर और उसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रोफाइल करा सकते हैं। इसके अलावा है मेल फैक्टर, क्योंकि कभी भी कोई भी दंपत्ति आता है तो महिला और पुरुष दोनों की जांच होती है। तो मैंने महिलाओं की जांचें आपको बताई, तो अब मैं पुरुषों की बता रही हूँ कि पुरुष आते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी जांच होती है जिसमें हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम वीर्य की जांच करते हैं। अगर वीर्य की जांच बिल्कुल ठीक है तो कुछ नहीं करना, लेकिन आज का जो वातावरण में बदलाव हैं और जो भी डेवलपमेंट हम बोलते हैं, खान पान की गुणवत्ता में चेंजेस हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों का अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल दो यूज़ करना, टावर्स, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, हीट रेडिएशन, वर्क हैज़ार्ड्स, इन सब को देखते हुए पुरुषों की
जो पैरामीटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने में आया है पिछले 10 वर्षों में। और ऐसे पुरुषों में अगर जांच करने के बाद दिक्कत है तो उनको ट्रीट करा जा सकता है। तो समय से अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपका एक टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि महिलाओं के पास एक लिमिटेड टाइम है। हमारी जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, वो यूरोपियन जो महिलाएं हैं, जो पाश्चात्य देशों की महिलाएं हैं, उनसे हमारी जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो कम से कम 15 साल कम है। और हमने जैसे जैसे ये उम्र को पड़ाव को आगे बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो बच्चा पैदा करने वाला समय है वो कम हो गया, साइकिल कम हो गई। इधर से उम्र बढ़ गई शादी की और इधर से मासिक जो बंद होने का काम है, क्योंकि अंडे ओवरऑल महिला में कम हो गए हैं। ओवरऑल जो फर्टिलिटी देखी गई है आज की तारीख में, उसमें अंडों की कमी काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं, जो कि किसी भी एज में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि 23-24 में नहीं है, पर जैसे जैसे आप ऊपर चाहते हो 35, 36, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रही होती है। तो ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी को भी ध्यान में रखते हुए तो हमारी एक महिला, जो हिंदुस्तानी महिला है, उसके पास समय कम हो गया। जो पहले जैसे शादी होती थी 18 साल पे और मासिक बंद होता था 45 के बाद, आज की तारीख में मासिक 40 तो बहुत आम बात हो गई है। इससे भी कम पे भी मैंने देखा है, 35 पे भी देखा है। और जो शादी की उम्र है वो 18 साल से बढ़ा के 28 पे आ गई है। तो ये देखिए आप, जो आपके पास पीरियड है, जो समय है आपके पास बच्चे उत्पत्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, वो कम हो गया, जो कि पहले इतना था। आप इधर से भी आगे आए, इधर से भी आगे आए, तो ये जो गैप है ये कम है। इसीलिए आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है कि आपको कब ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की। चमत्कार और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। चमत्कार ये है कि आप अपने प्रति सजग रहिए, जानकारी लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, इन्वेस्टिगेट कराइए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हर निस्संतान दंपत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत नहीं होती, हर निस्संतान दंपत्ति को बहुत बड़े बड़े इलाजों की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये बताना पड़ेगा कि हर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में IVF नहीं होता, उसके अलावा भी निस्संतानता के ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर कोई भी 10 निस्संतान दंपत्ति आ रहे हैं हमारे पास, तो उसमें से शायद टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत 2 को ही होती हो, और बाकी 8 के छोटे मोटे इलाज से बच्चे लग जाते हैं। तो मेरी सिर्फ आज का ये टॉपिक लेने की रीज़न ये था कि आपको ये पता हो कि आपको कब शुरुआत करना है इलाज की, कैसे बढ़ना है इलाज के लिए, और क्या क्या समझने की चीज़ है। अगली श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की, इंडिविजुअल डिजीज़ की। तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, आपको सबसे पहले ये वीडियो मिलेंगे। और आपके कोई सवाल हो, आप कुछ उसमें जानकारी चाहते हो, तो नीचे ज़रूर मैसेज में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों के जवाब देने की। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।